हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बदांग में। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में यूपी पीसीएस 2010 के फर्स्ट पार्ट की चर्चा की थी। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे 59 से आगे के क्वेश्चनों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। कहाँ पर अंकित था? पंजाब में। ठीक है, अगर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखें तो वर्तमान में प्रतिशतता वाले यानी कि वर्तमान में वर्ष 2011-12 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन कौन है? अंडमान एवं निकोबार, उसके बाद गोवा, उसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब और केरल हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला इसके व्याख्या देख लेते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रोजगार आश्वासन योजना पहले की संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2368 विकासखंडों के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को लाभ पहुंचाना था। इसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के छात्र आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? किस पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? सामाजिक क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? तिलहन। ठीक है, तो कौन कौन सम्मिलित हैं? गेहूँ, दलहन और चावल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था। नील क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो इनमें से देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि जो नील उत्पादन यानी कि नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से ना होकर किससे है? मछली के उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? किस में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में। अगला क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है किसके? राजकोषीय घाटे के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इनमें से दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। यानी कि दूसरा कथन कहता है कि संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई। तीसरा है इसके कारण से यूएस के कुछ बैंक फेल हो गए। और चौथा है कि सब प्राइम संकट में भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया था। ठीक है, तो कौन कौन से सही हैं? दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी सही होगा। आइए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि वजह क्या हुई थी और क्यों ये कथन निकल कर आया। तो अमेरिका में सब प्राइम संकट का प्रारंभ 2007 से होता है। इसका कारण था गृह ऋण। अमेरिका में 2 तरह के ऋण दिए जाते हैं। एक तो प्राइम ऋण जो कि विश्वासित ग्राहकों को दिया जाता है, अर्थात जो ग्राहक के लिए गृह ऋण को वापस कर दे। ठीक है, दिए गए ऋण को वापस कर दें। दूसरा सब प्राइम ऋण जो अविश्वासित ग्राहकों को दिया जाता है। इस ऋण की ब्याज दर प्राइम ऋण की तुलना में थोड़ी ऊंची रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? कौन सी संस्था? वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवीनीकरण
फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था? सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत में पहली बार व्यय करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? काल्डार ने। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आरबीआई से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उस समय यह निश्चित किया गया कि इसकी अधिकृत पूंजी कितनी होगी? 5 करोड़ होगी। शुरू में इसकी लगभग संपूर्ण पूंजी निजी लोगों के हाथों में थी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ, जिनके कार्यकाल में आरबीआई को यानी कि इनके कार्यकाल में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। चलिए वह इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, इन पर विचार करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कथन ए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण है बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला क्वेश्चन है कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के? अवरक्त। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है या लेंस के नव्यांतर अधिक होता है? अगला है कि निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है या फिर इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी, यानी कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना होकर रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस की अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, आइए समझ लेते हैं दूरदृष्टि के दोष के बारे में। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। कारण क्या होता है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस क्षमता दूरी जो है बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता जो है घट जाती है। और इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। और रोग का निवारण किससे किया जाता है? इसमें रोग का निवारण उत्तल लेंस के प्रयोग से किया जा सकता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल, यानी कि मंगल ग्रह पर मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है? अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हीरा कार्बन से और संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन से और रूबी जो है एल्यूमिनियम से संबंधित है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को। व्याख्या देख लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग क्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? कौन है? करेज। अगला क्वेश्चन है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? किससे संबंधित है? पोलियो से। कुछ टीके हैं महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं। चेचक जो है एडवर्ड जेनर से संबंधित है, इंसुलिन बेंटिंग से संबंधित है, पोलियो जो है जॉन ई साल्क से यानी कि खोजकर्ता जो है संबंधित हैं, और टीबी जो है यूरिन कालमेट से संबंधित हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। मेरेस्मस, दीर्घकालीन उपवास, क्वाशियोरकर, प्रोटीन अल्पता, टीबी जीवाणु संक्रमण, हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। समझते हैं क्वाशियोरकर क्या होता है कि इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। यह प्रोटीन की कमी से होता है। मरस्मस रोग जो है, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। यह लंबे समय से भूखे रहने के कारण ही होता है। टीबी जो है जीवाणु जनित बीमारी है और हेपेटाइटिस बी जो है बीमारी विषाणु जनित संक्रमण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही है जो सुमेलित नहीं है। सभी जीवों में अंतर्निर्मित समयपालक निकाय बायोमास ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम सहायक है? ट्रिप्सिन। चलिए आइए थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है और ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और एमाइलेज है ये मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जबकि लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर कार्य करता है? प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा? पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? किसके एकत्र होने से? लैक्टिक अम्ल से। व्याख्या देखते हैं कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने से थकान का अनुभव होता है, जबकि यूरिक अम्ल का गांठों में जमा होने से गठिया रोग होता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग फलों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? कौन सा? आयोडीन। आयोडीन समुद्र में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है और इसकी कमी से मनुष्य को कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। अगला क्वेश्चन है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है। ठीक है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किससे? बेरी से। पालिश किया हुआ चावल खाने से मनुष्यों में बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि पालिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास से उत्पादन से संबंधित है वह है एक जीवाणु। थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं कि कपास के बीजों में एक नए जीन के निवेश से कपास की 9 प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिन्हें जीन संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीन अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड कहा गया है। बिसिलस थुरिंजियानिस एक जीवाणु है जिसका जीन कपास में निवेशित करके कपास की नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिन्हें बीटी कपास नाम दिया गया है। मार्च 2002 में जीन संशोधित बीटी कपास का व्यावसायिक खेती के लिए सरकारी अनुमति प्रदान की गई है। झूमिंग करते हैं, झूमिंग यानी कि झूमिंग कृषि कौन करते हैं? खासी लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कथन ए, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसे सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, और कारण है
SBSB यानी कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की पूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। कुछ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है किसको? नीलगिरी जैवमंडल को और नंदा देवी जैवमंडल को। कुछ यूनेस्को के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है उनको देख लेते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड, नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सिमलीपाल उड़ीसा में, नोक्रेक मेघालय में और पंचमढ़ी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का। कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि धुरिया नृत्य ये बुंदेलखंड के प्रजाति लोग जो हैं स्त्री वेश में करते हैं, जबकि देवी नृत्य जो है इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख शेष सभी नर्तक नृत्य करते हैं। राई नृत्य क्या है कि ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसे मयूर की भांति किया जाता है, यानी कि मोर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है। दीपावली नृत्य यह यादवों द्वारा किया जाता है। इसमें अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश अथवा थाली परात में रखकर तथा प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। पाई डंडा नृत्य यह डांडिया नृत्य के समान है, इसको बुंदेलखंड के यादवों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया? किसने? उत्तर प्रदेश ने। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, सही सुमेलित है। बिरहा जो है पूर्वांचल से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। और चैती जो है ये कहाँ से संबंधित है? ब्रज से संबंधित है, ठीक है, ना कि रोहिलखंड से। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। और कजरी जो है वो कहाँ से संबंधित है? अवध से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? मुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, जबकि चरकुला, दादरा और कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि चरकुला नृत्य, धोबिया नृत्य, जोगनी नृत्य, ठीक है, धीवर नृत्य, कर्मा नृत्य और दादरा नृत्य, छोलिया नृत्य, राई नृत्य, पाईडंडा नृत्य, नटवरी नृत्य इत्यादि जो हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? किस वर्ष? 2003 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? कौन सा है? खीरी। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 11,34,273 है, जिसमें से 5,81,083 पुरुष एवं 5,53,190 स्त्रियां हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, जहां पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है, उसके बाद बलिया, उसके बाद देवरिया, उसके बाद कुशीनगर और फिर ललितपुर। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बसपा ने कितनी सीटें जीती थीं? 34 सीटें। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1992 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर? लखनऊ में। कुछ व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रमुख पार्क जैसे कि एग्रो पार्क कहाँ पर है? बाराबंकी व वाराणसी में। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में। होजरी पार्क कानपुर में। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? नोएडा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा में। खगोलीय पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। और नाइट सफारी पार्क है ग्रेटर नोएडा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों को उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी, यानी कि सबसे पहले दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं आगरा, उसके बाद हम देखते हैं लखनऊ, उसके बाद कौन सा है? मेरठ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों 7 है, 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है। ये नगर इस प्रकार हैं: इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, आगरा,
कानपुर। ठीक है, इन्हीं नगरों में केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ की गई जवाहरलाल नेहरू नगरीय मिशन पर कार्य हो रहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कौन कौन देशों से अधिक है, यानी कि किन देशों से अधिक है? एक तो बांग्लादेश से और दूसरा किससे? पाकिस्तान से। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पर? कानपुर में। भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनका नियंत्रण सेबी के माध्यम से किया जाता है, जबकि इन 23 स्टॉक एक्सचेंजों में उत्तर प्रदेश में स्थापित एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, आगे ये कुछ तर्कशक्ति से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको हम स्किप करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं जीएस के क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। चलिए, विविध कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। किशन महाराज किससे संबंधित हैं? तबला वादक से। किशन महाराज तबला वादक से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? बांसुरी वादक से। पंडित गोपाल जी मिश्र जो हैं किससे संबंधित हैं? सारंगी वादक से। और कुंदक सिंह जो हैं पखावज वादक से संबंधित हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे फ्रीडम एट मिडनाइट सही संबंधित है। दुर्गादास से इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर सही सुमेलित है। के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये सुमेलित नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम ये सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सी, के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला क्वेश्चन है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आबू का जैन मंदिर किसने किससे बना है? ठीक है, आबू का जैन मंदिर जो है किससे बना है? संगमरमर से बना है। अगर इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं तो देखते हैं माउंट आबू सिरोही जनपद में स्थित है। यह राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर गुजरात के बिमल शाह ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया है जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भगवान महावीर के मूर्ति की आँख हीरे की है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में ही स्थित है। अपनी वास्तुकला के लिए पूरे भारतवर्ष में ये प्रसिद्ध है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? कहाँ पर हुई थी? केरल में। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस में नहीं होता है? आकलन समिति में। अगला क्वेश्चन है कि BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। ये करंट की घटना नहीं है, मतलब ये लेटेस्ट घटना नहीं है, पिछला क्वेश्चन है, हम 2010 का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो उस समय कौन थे? दीपिका पादुकोण। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की 2010 के क्वेश्चन पेपर की, और इसके बाद जो है 2011 का हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।